हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र पाठी विज्ञान विक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग एमएसक्यू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक्स की, जिसमें से कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है सेशन आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम एमएसक्यू के साथ साथ में उसके आसपास के भी थियरी, मतलब एज ए छोटा मोटा जिसे रिवीजन टाइप बोलते हो, वो भी आपको मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम से पहले एक बेस्ट मेथड बताया जा सके। ठीक है ना, चलिए रिकैप कराया जा सके। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर से देखेंगे, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। देखिए, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूं जितने भी क्वेश्चन रहने वाले यहाँ एमएसक्यू रहने वाले। अगर आपका एक आंसर आ रहा है तो पहले ही समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको दोबारा से सॉल्व करिए और फिर से वहां पर आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग MnO4 एंड ReO4। ठीक है, तो यहां पर से 4 स्टेटमेंट है, जल्दी से एक बार बता दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए आप ये। ठीक है, यहां पर से हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहली स्टेटमेंट है MnO4 एंड आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर है कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके कंपैरिजन में, तो यस, यहां पर से स्टेटमेंट सही हो जाती है। बिकॉज जो आपका MnO4 होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? ठीक है, अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू ReO4 निगेटिव, है ना, इसके रिस्पेक्ट में। तो जब अनस्टेबल होगा तो अपनी स्टेट, मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, मतलब हमारी जो केमिस्ट्री है एक्चुअली में कैसे काम कर रही है, सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है कि जितने ज्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्स, एक मिनट रुकिएगा, ओके, चलिए। तो क्या लॉजिक है, सिंपल सा, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसमें स्टेबल हो जाए, कोई नॉन मेटल होता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो स्टेबल होता है। वैसे ही अगर अनस्टेबल है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। फिर MnO4 इज कलर्ड व्हाइल दिस इज कलरलेस। अब इसका आंसर कहां से आता है, आप सबने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट CTS। अगर देखोगे तो ये क्या है, मैंगनीज मंतक रे। ठीक है, कुछ इस तरह ये लाई करते हैं, क्योंकि ये किसमें है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वी नो दैट इनके पास D5 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन रही होगी। ठीक है, तो दोनों को मिला के 7 इलेक्ट्रॉन ही हुए, और सातों को सातों अगर आपने आयोनाइज कर दिए तो वैकेंट हो गया। और यहां पर O निगेटिव मतलब ऑक्सीजन का होमो फील्ड ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगी, जो कि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो। पाई स्टार इसका होमो होता है। ठीक है, यहां पर इसको क्या बोलोगे, ये हमारा होमो है और ये सारे के सारे क्या है, ल्यूमो है। अब इनके बीच में होमो और लूमो का इंटरेक्शन होता है और जिसकी वजह से कलर देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा डेल्टा ई का रीजन है, ठीक है, ये आपको याद रखना होता है, या कहीं ना कहीं आपके पास टोटल मिला के CTS में ऑक्साइड्स के 3 ऐसे वो हैं जो कि कलरलेस आते हैं। कौन कौन से बता देता हूं। देखो, ये वाला तो कलर्ड होता है क्योंकि गैप कम है तो विजिबल रीजन में, ये भी गैप कम है तो डेल्टा E2 भी कम है तो ये भी विजिबल रीजन में। लेकिन जैसे ही हम यहां पर से डेल्टा E3 की बात करते हैं, ये गैप ज्यादा हो जाता है और ये कहां चला जाता है, यूवी रीजन में। किसमें चला जाता है, यूवी रीजन में चला जाता है। उसी तरह यहां पर से क्रोमियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर से इनके जितने भी हैं ऑक्साइड्स बना लो। ठीक है, OX, जैसे इसका MnO4 निगेटिव, इसी तरीके से यहां पे CrO4 2 निगेटिव, यहां पर से मतलब ओवरऑल ये सारे ही 4 हैं, और यहां पर से जो 1 निगेटिव, यहां 2 निगेटिव, यहां 3 निगेटिव, यहां 4 निगेटिव, यहां 5 निगेटिव। अल्टरनेटिवली मतलब फाइनल क्या है, ये भी यहां पर से तो सारे ही CTS दिखा रहे हैं। CTS तो आपको पता है क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। वैकेंट ये है तो इसको हम क्या कह देंगे, मेटल कैसा है, पाई एक्सेप्टर है। देने वाला डोनर कौन है, तो ये है, लिगेंड है, डोनर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब CTS में भी क्या है, LMCT हो गई, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है कि ये कलर्ड है, ये कलरलेस है। फैक्ट क्या है, यहां पर से आपके सामने मैंने मेंशन किया है, MnO4 सोर्स चार्ज ट्रांसफर बैंड एट ए लोअर वेवलेंथ देन दिस। बहुत गलत बात है। वी नो दैट छोटा सा रिलेशन डेल्टा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बोल सकते हो। ये रहा आपकी स्क्रीन पर
अगर एनर्जी हमारे पास देखो किसकी mn वाले में डेल्टा ई का गैप कम है, मतलब वेवलेंथ कैसी रही होगी, ज्यादा रही होगी। यहां पर से क्या बोला जा रहा है कि ये कैसा शो कर रहा है, यहां पर लोअर वेवलेंथ पे, जो कि आंसर कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहां पर से क्या है, MnO4 सोर्स DD, नहीं यहां पर से कह रहा है MnO4 सोर्स DD बैंड एट ए हाई, बिल्कुल गलत भाई, लोअर और हायर तो छोड़ दो, यहां DD ट्रांजिशन ही नहीं होगा। DD ट्रांजिशन के लिए D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहां तो D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो DD ट्रांजिशन कैसा होगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये आपके सामने, यहां पर आपके सामने प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर से पूछा गया है कि यहां पर से आप बता दीजिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका कैसा होगा, अलाउड होगा। यहां पर से स्टेटमेंट दी गई थी, तो इसको समझने से पहले आप सिलेक्शन रूल समझ लीजिए। जब भी हमारे पास आएंगे, बहुत आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं और बहुत जल्दी निकालोगे। और अगर आप गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नेट के लिए भी आगे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक बात याद रखना, दोनों में ही कहीं न कहीं, गेट में 1 नंबर में और आपको नेट में 2 मार्क्स में क्वेश्चन में देखने को लगभग हर बार मिल जाता है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड मैं बता देता हूं। देखो, एक ये वाला मेथड होता है, यहां पर से एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, और दूसरा होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो। यहां पर से जब बात आती है सिलेक्शन रूल की, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 अगर है तो ये कैसा होता है, स्पिन अलाउड, ये हम मानते हैं। अगर डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये फॉरबिडन है और होगा नहीं, और लेस इंटेंस स्पेक्ट्रा आएगा। इसके लिए कहते हैं डेल्टा एल इज इक्वल्स टू +-1 होता है, तो ये कैसा होता है, अलाउड होता है। और अगर +-1 ना हुआ तो ये कैसा होगा, फॉरबिडन। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मेरे से कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये बात सही है, सुनना, कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट में तो भैया ये बात सही है। लेकिन अगर हमसे एलिमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, इन सब के लिए पूछता है, कई बार कहता है N2 में बताओ क्या होगा, या हमारे पास C1 से C2 में जा रहा है, कुछ भी इस तरह, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में कुछ पूछ रहा है, तो उसके लिए यहां पर से एडिशनल लिख लेना। फिर से सुन लेना, यहां एडिशनल किसके लिए, एटम्स के लिए, या आयंस के लिए, या मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना, ये वाला यूज करते हैं। ये किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज करते हैं। इसमें एडिशनल क्या जुड़ जाता है, छोटी सी बात याद रखना कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0 और +-1 वाला रूल आ जाता है। क्या होता है यहां पर से, 0 एज वेल एज +-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लो, बहुत बच्चे गलती करते हैं। छोटी सी स्टेटमेंट है यहां से। अब यहां पर से जो दिया गया है, तो ये आपको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन टाइप का नहीं दिख रहा है, या इन द सेंस जो आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हो, 3p से 3f जाएगा कि नहीं जाएगा, 4p से 3d जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारे पढ़ते हो, ये हम इसके लिए बात करते हैं। तो यहां पर से ये सीख लिया। अगली चीज अगर आप देखोगे तो सिग्मा, यहां पर से जो एल की वैल्यू है, ठीक है, एल स्मॉल या कैपिटल जो ले रहे हो, यहां पर से 0 1 2 3 4 और एंड सॉन आगे होता रह जाएगा। 0 के करस्पॉन्डिंग अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो S P D F G ये सारी टर्म आती हैं, ठीक है। और जैसे ही यहां पर से बात करते हो एटॉमिक वाले की या मॉलिक्यूल्स वगैरह के लिए, तो यहां बनता है समेशन, यहां बनता है पाई, यहां बनता है डेल्टा, और यहां बनता है फाई। अब एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना है, यहां पर से याद करने की मैं बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं, आपको रेयर ही कहीं मिलेगी। क्या है इसमें, क्या याद करना है, कई बार आप भूल जाते हो कि इसकी, इनकी तो याद रहती है, क्योंकि इतनी बार कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हो, रिवीजन कर चुके हो कि ये भूल जाते हो। तो कैसे याद करोगे, समेशन पाई डेल्टा फाई, किसकी वैल्यू कैसे है, तो याद रखना, यहां पर से सिग्मा अल्फा, अगर ये एस है तो एस किससे शुरू हो रहा है, एस मतलब एस अल्फाबेट हो गया, पी अल्फाबेट, डी अल्फाबेट, एफ अल्फाबेट। जरा इसका नाम बोलो, ये क्या है, सिग्मा है। दैट मींस सिग्मा में क्या है, एस हमारा आ रहा है, इसीलिए है। ये कौन सा टर्म है हमारा, पाई है, तो ये हमारा पी हो गया। ये क्या है, ये हमारा डेल्टा है, तो यहां पर से डी हो गया। ये हमारा क्या है, फाई है, ठीक है। तो यहां पर से आप ऐसे फाई ये वाला समझ लेना, फाई पी वाला मत समझना, तो यहां पर से ये आ जाएगा,
समझ गए? मतलब अब इनके करस्पॉन्डिंग की एल की वैल्यू भी आपको याद रहेंगी बहुत आसानी से। तो अब ये देखो, ये ऑप्शन तो सबसे पहले ही गलत हो जाएगा, हमेशा ही कहता हूं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर वेरी फास्ट वेरी रैपिड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पिन इन्वर्जन कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, आपने फिजिकल में फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, वहां पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के जो कॉर्नर जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनते हैं, उसमें यहां पर सेंटर से वहां कॉर्नर तक जो जाता है, वहां पर भी एक्साइटेशन में स्पिन इन्वर्जन नहीं होता है। अगर होगा तो वो फॉरबिडन होगा। तो वैसे ही यहां पर से तो स्पिन चेंज हो रही है। अब कहोगे सर ये स्पिन थोड़ी है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, बट वी नो दैट स्पिन मल्टीप्लिसिटी कंप्लीटली डिपेंड ऑन स्पिन। We know that spin multiplicity is equals to 2s plus 1। अगर आपकी s की वैल्यू चेंज हो रही है तो डायरेक्टली उससे आपकी स्पिन की मेथड वो चेंज होगी। तो मैं कह सकता हूं अगर स्पिन चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, इसलिए यहां पर ये गलत हो गया। यहां पर सेम स्पिन सेम स्पिन सेम स्पिन, तो हम जब s इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे तो वो 0 होगा और अलाउड होगा। यहां पर से देखो, अगर इसकी L की वैल्यू देखोगे तो कितनी है, 0 है, इसकी L की वैल्यू 0 है, पाई की कितनी होती है, 1 है, सिग्मा की कितनी होती है, 0 होती है, डेल्टा की 2 होती है, और इसकी यहां पर 0। मैंने क्या कहा है, प्लस माइनस, आप चाहे 0 को 2 से घटा लो या 2 को 0 से घटा लो, आपका आंसर दोनों से आ जाएगा। यहां पर से करोगे या तो आपका -2 आएगा या +2 आएगा, जो कि दोनों ही केस में फॉरबिडन है, तो ऑप्शन काट दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, बी में। यहां पर से 0 में से -0 करो, चाहे जैसे कर लो, चाहे इस वाले से इसको, चाहे इसको, दोनों में ही यहां पे क्या होगा, अलाउड होगा, क्योंकि डेल्टा एल कैसा आ रहा है, 0, और जो कि अलाउड होता है इन टर्म्स के लिए। लास्ट हमारा क्या है, यहां पर से तो ये तो कंफर्म अलाउड होगा, क्योंकि यहां पर से एल की वैल्यू 1 है, तो चाहे 1 -0 कर लो या 0 -1, मतलब +1 या -1 आपका आंसर है, जो कि अलाउड होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक्स का है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर से पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, और किसकी है, यहां पर से कोबाल्टोसीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोबाल्टोसीन कोबाल्टोसीन है, साथ में यहां पर I2 डाला गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर I2 डाल दिया जाता है तो यहां पर से Ag पॉजिटिव डाल दिया जाता है, तो इन सब का काम क्या होता है, ये एक्ट करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा तो यहां पर से क्या होगा, कुछ इस तरह का हमको सिस्टम देखने को मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अगले केस में ये तो हो गया, और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल से कटायनिक पार्ट में गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगले स्टेज में ये क्या बना, प्रोडक्ट ए बना। सेकंड नंबर पे हमने क्या अटैक कराया, यहां पर से आपने हाइड्राइड अटैक कराया होगा। अब हमने पढ़ रखा है क्या, डीएमजी रूल या डीजीएम रूल। ये क्या कहता है, ये हमारा कॉन्जुगेटेड पॉलीहाइड्रोकार्बन या कह लो पॉलीइंस के ऊपर जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हैं उसको गवर्न करता है कौन, डीजीएम रूल, डीएमजी रूल या डीजीएम रूल, जो भी बोलो। यहां पर से हमने पढ़ रखा है। इसका यहां पे बहुत ज्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी अटैक करा दो। बस ये क्या कहता है, जनरली ये एल्कीन कैसी है, ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक, ये भी न्यूक्लियोफिलिक। तो ऑर्गेनिक में हमें क्या पढ़ाया गया है, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिपल्सन करेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे, बट ये तो हमारी इनऑर्गेनिक है, कुछ तो खेल करेगी। यहां पर से जैसे ही मेटल के साथ बाउंड हुई, मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेना, तो इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पर ले लेता है। तो ये कैसा बिहेव करने लगता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना, जब भी एल्कीन नॉर्मल होती तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है, लेकिन जब मेटल के साथ जुड़ जाती है तो वो एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हो जाती है। और इसी को ऑर्गेनिक में आपने बार बार पढ़ा होगा, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज अम्पलंग, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज में जैसे भी बोलते होगे। अम्पलंग मतलब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी,
सिंपल सी एक लाइन है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, पॉजिटिव से निगेटिव हो सकता है, नॉर्थ से साउथ हो सकता है। समझ गए होगे। यहां पर से हाइड्राइड का अटैक कराओगे तो किसी भी एक कार्बन पे करा लो, इस रिंग पे सिमेट्रिकल है। अगर हम ये वाला रूल कब लगाते हैं, जब हमारे पास दोनों अल्कीन अलग होती, फिर वहां प्रियोरिटी आता है। प्रियोरिटी ऑर्डर अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले इस अल्कीन पे, फिर इस पे, फिर उसके बाद यहां पर से इसके ऊपर, फिर बेंजीन के ऊपर। ये पूरा ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर है। उसके बाद ये एलाइल के ऊपर, फिर उसके बाद ये 5 मेंबर के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव, फिर उसके बाद 7 मेंबर का, ठीक है, ये 7 मेंबर का है, और फिर सबसे लीस्ट होता है साइक्लोपेंटाडाइईन। लेकिन जब साइक्लोपेंटाडाइईन ही केवल ऑप्शन में है तो सिर्फ और सिर्फ यही अटैक होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस फॉर्म में। यहां एक हाइड्रोजन था और मैं आइसोटोपिक इसको बना रहा हूं, ये वाला है, चलो स्टार मार्क कर देता हूं इसको। ये इससे आ गया और उसके बाद कुछ ऐसे, और जो इसका यहां पर से निगेटिव चार्ज था, किसकी वजह था, एक सीपी वजह था, एक सीपी की वजह से, और यहां एक पॉजिटिव। लेकिन इस सीपी की वजह से इस निगेटिव का जो निगेटिव वो था वो खत्म हो गया। अब ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो इसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज भी था वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो अब यहां पर से देखोगे तो ये क्या बन गया, बी। इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखोगे तो यहां पर से कितना आ रहा होगा, यहां पर से कितना आएगा, 7 और 10 17, नहीं, यहां पर से 9 19 आ रहा होगा इस जगह से, ठीक है, इस जगह से 19 आएगा। और अगर एक्चुअली में देखोगे तो क्या है, यहां पर से हमारे पास कोबाल्ट गिवन है, और वो भी कोबाल्ट कहां है, +2 में है। +2 में है मतलब D7 है, और इनकी एमओटी थोड़ी अलग चलती है, कुछ ऐसे। ये रहा, ये हमारी क्या है, मेटालोसीन्स की एमओटी है। यहां पर से आता है E2G, यहां आता है A1G, और यहां आता है E1G और स्टार। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर से 0 नोड, यहां 1 नोड, यहां 2 नोड, ये याद कर लेना, ठीक है ना। ये नोड्स हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर से ये हो गया है आपके सामने, स्क्रीन पर सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अगर ये समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स ए इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर। जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स ए बना है ये डायामैग्नेटिक है। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 5 5 10 10 9 19, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 19 में से एक घटा दोगे तो 18 आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। फिर कॉम्प्लेक्स बी कंटेन 1 लिगेंड इन ईटा 4 मोड। यस, ये तो कैसा है, ईटा 5 में है, और ये कैसा है, ईटा 4 में है। ये भी स्टेटमेंट सही हो गई। आगे है ए हैज स्मॉलर एमसी बॉन्ड लेंथ। ए कहां है, देखो इसके लिए आपको एमओटी आनी चाहिए। तो यहां पर से देखो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं इस वाले की, तो इसकी एमओटी बनाओगे तो यहां पर से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखना, इसे कहते हो आप E1 गैप और ये E2 गैप। E1 गैप बहुत छोटा होता है तो पेयरिंग नहीं होती है, 1 2 के बाद एक्साइटेशन। लेकिन ये गैप बहुत ऊपर होता है तो कहता भैया पहले पेयर करो तब हम ऊपर जाएंगे। तो यहां पर से पहले ये आ गया। लेकिन हमारे पास तो सिस्टम कैसा है, D7, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ये देखो मेंशन भी कर रखा है। तो यहां एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। किसकी, हमारे इस रिएक्टेंट की। अब अगला इसमें देखो, यहां पर से क्या है, कोबाल्ट का एक तो -1 और एक ये +1। मतलब यहां पर से अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, +3 में। और बच्चा अगर कोबाल्ट +3 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, D6 होगी। और D6 होने के बाद अगर अब आप स्पेक्ट्रा इसी का बनाओगे तो यहां 1 2 3 4 5 6, यहां पर से सारे के सारे बीएमओ में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, यहां पर कम बॉन्ड लेंथ आएगी। और एंटी बॉन्डिंग में है तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा और बॉन्ड वीक हो जाएगा। पढ़ लो स्टेटमेंट, ए हैज स्मॉलर एमसी बॉन्ड लेंथ। ए को कह रहा है स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए हैज स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, सही बात है, बॉन्ड लेंथ देन दिस, क्योंकि इसकी तो ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, एंटी बॉन्डिंग में तो ज्यादा। फिर है कि ए हैज लार्जर, तो ये स्टेटमेंट कट गई। यहां पर से आपका ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ए इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखो अब यहां पर से क्या है, अगर इसमें देखोगे कॉम्प्लेक्स ए कौन सा है, ये है।
यहां पर से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स ए हमारा ये है और डायामैग्नेटिक नेचर का ही यहां पर से रहने वाला है। कॉम्प्लेक्स ए ये है और ये रहा यहां पर पेयर्ड फॉर्म में रहेगा, कैसा रहेगा, डायामैग्नेटिक नेचर में। कोई डाउट नहीं होगा, आगे बढ़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट कट जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑर्गेनोमेटालिक्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन यहां पर से आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। और यहां पर से इसकी अकरेंस कुछ ऐसे रहती है, यहां पर से और सीपी और यहां पर से सीपी, यहां पर से सीओ। जब कुछ ना कंप्लीट हो तो यहां मेटल मेटल बॉन्ड चिपका देना। तो कितना है यहीं से काउंट कर लेते हैं, 8 8 8 16 और 5 5 सॉरी यहां पर से कितना आ जाएगा, 5 5 10। तो यहां से 10 और 16 26, 26 और 8 कितने होते हैं, 26 8 34। इसका मतलब यहां पर एक मेटल मेटल बॉन्ड रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। अगले स्टेज में क्या है, और यहां पर रहा ही होगा क्योंकि NaHG हम लोगों ने पढ़ा था, जिसने मेरे से OMC पढ़ी होगी उसमें मैंने ये पढ़ा रखा है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट्स। मेटल कार्बोनिल्स से मेटल कार्बोनाइलेट बनाने के लिए हम लोग NaHG का यूज करते हैं। और अगर हमें ज्यादा निगेटिव चार्ज, जो कार्बोनाइलेट बोल रहे हैं ना, ATE, जैसे मेटल कार्बोनिल के ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा उसी को बोलते हैं। लेकिन अगर वही निगेटिव चार्ज नंबर्स में ज्यादा चाहिए तो उसके लिए हम HMPA का याद करिए, कॉपी में लिखाया हुआ है कि HMPA का यूज करते हैं, तो वहां पर जो निगेटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी वो ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर से क्या है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे। और जैसे ही सिमेट्रिकल क्लीवेज करेंगे तो यहां से बनेगा FeCO का होल ट्वाइस, और यहां पर से क्या है Cp, और साथ में यहां पर से एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेज में देखो ये हमारा प्रोडक्ट क्या है, ए है, जो कि क्या बन गया है, मेटल कार्बोनाइलेट। जैसे ही इसमें आपने क्या किया है, Br2 डाला है, तो Br2 क्या बनेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइलेट है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके सिग्मा स्टार और वाइटल में डोनेट करेगा, और यहां पर से Br लिविंग, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। फाइनली यहां से क्या बनेगा, Cp FeCO का होल ट्वाइस, और यहां पर से Br कुछ ऐसे न्यूट्रल। लास्ट स्टेज में यहां पर से क्या दिया है, LiAlH4 दिया है, और LiAlH4 हो या NaBH4 हो, ये इनका काम क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और इनमें सबसे पहले क्या होता है, हैलाइड को एक्सचेंज कर देते हैं। याद रखना, इस तरह के केसेस में ये क्या करते हैं, हैलाइड को एक्सचेंज कर देते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसे है, ठीक है। ये तो बात थी पूरी रिएक्शंस की। अब ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन तो आपको मैच करना बहुत बेहतरीन आता है। यहां पर तो कह रहा है इट हैव सोज IR बैंड इन दिस रीजन। तो वी नो दैट हमारे पास अगर जो हम लोग पढ़ते हैं तो ये होता है CO, कार्बोनिल के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2184, ठीक है। और अगर यहाँ BH3 या किसी लेविस एसिड के साथ में यहाँ पे चीलेशन की वजह से डेल्टा पॉजिटिव होता है तो ये होता है 2164। और अगर हमारे पास फ्री CO होता है तो ये होती है 2143। सारी वैल्यूज किसमें है, सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर मेटल यहां पर से टर्मिनल पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो इसमें कितनी आती है, लगभग यहां पर से, ठीक है, यहां पर से कितनी आ जाती है, ये आपकी 1850 से लेके 2120 के आसपास। देखो ये 30 भी हो सकती है, लेकिन इसके बीच में फ्लक्चुएट करती है जनरली। ये कहां है, टर्मिनल मोड है, जब मेटल कॉर्नर से जुड़ा हो, जैसे ये वाला देखो टर्मिनल। लेकिन अगर μ2CO जुड़ा हुआ है, मतलब ब्रिजिंग में है, एक यहां Fe ऐसे आ जाए, तो उस समय CO की स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाती है और वो पहुंच जाती है 1750 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ध्यान से देखो, यहां पर से बोला गया है कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसके पास IR बैंड या तो 1900 के पास 2 आ रहे हैं और एक 1790। तो देखो ये वाला और ये वाला कहां जा रहा है, ये 1961 और 1942 पे, और जो ये वाला हमारा है ब्रिजिंग में, ये जा रहा है 1790, क्योंकि हमने अभी पढ़ा μ2 वाला कहां लाई करता है, 1750 से बड़ा और 1850 से कम, जो कि 1790 है। अब कहोगे सर टर्मिनल में तो 2 क्यों आ रही हैं,
तो देखो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर से, मतलब देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है, खाली हल्का हल्का। कुछ लोग यहां पर से बोल देंगे कि सर एक सिमेट्रिक होगी, एक एसिमेट्रिक होगी, या ये कह लो कि इन्वायरमेंट जितना, मतलब हम लोग कह रहे हैं अब बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि यहां पर से जैसे आप कहो कि एक स्केल लेके वहां पर से बिल्कुल मेजरमेंट हुई है और वैसे ही कुछ काट दिया गया। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स है, तो कुछ आगे पीछे वाइब्रेशन होगी, तो उसकी वजह से प्लस माइनस 10-5 की तो हो ही जाती है डिफरेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर से ये ओके हो गया, प्लस माइनस 5-10 का हो सकता है, 50 का नहीं होता है डिफरेंस, ठीक है ना। फिर है ए हैज ए स्ट्रॉन्ग आईआर बैंड एट दिस पोजीशन। जो हमारे पास ए है इसका 1880 से 1830 पे आ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमने अभी डिस्कस किया है कि जो टर्मिनल वाले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसी रीजन में ही लाई करते हैं। तो यस, ये बात बिल्कुल यहां पर से सही है। उसके बाद क्या है, C has 1H NMR consisting of 2 singlet of relative intensity 1:5। तो ध्यान से देखो, ये एक प्रोटॉन अकेला है तो एक इसका सिग्नल, और यहां पर से 5 प्रोटॉन सबसे अलग हैं, तो ये सबसे डिफरेंट। तो इनकी इंटेंसिटी भैया कितना हो गया, 5:1। और इसी का डिस्कशन किया गया था। तो यस, वी हैव ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। क्या समझ में आ रहा है, एमएसक्यू में ऐसे ही फंसाएगा। हो सकता है सारे के सारे स्टेटमेंट आपकी कैसी हो, सही हो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर के रिगार्डिंग पूछा गया है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहां पर से हमारे पास CO होगा, ठीक है, मैं इसी जगह से इसकी रिएक्शन करा रहा हूं। तो देखिएगा कुछ ऐसे बनेगा। जब यहां पर से कुछ ना दिया हुआ करे ना, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, H2O का होल 6 मान के चल लेते हैं। जब भी कुछ ना दिया ना, तो हम एक्वा सॉल्वेंट मान लेते हैं। वाटर सबसे बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यहां पर से ये हो गया। अब इसके लिए कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा, NH3 का होल 5, और क्योंकि यहां ब्रिजिंग लिगेंड है तो ये ऐसे ब्रिज बनाएगा। फिर यहां पर से Cr, और इसमें से एक धक्का मार देगा तो यहां पर 5 ही वाटर बचेंगे भैया, ठीक है। और यहां पर से +4 ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +3 में है, और क्रोमियम कहां है, +2 में है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्रोमियम देगा। और जो क्रोमियम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले क्लोरीन को देगा और फिर यहां आएगा। फाइनली यहां पर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +2 में, और यहां पर से Cl, और यहां पर से क्रोमियम कहां चला जाएगा, +3 में, और H2O का होल 5, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स अभी भी +4 में रहेगा, और यहां अमोनिया का होल 5। ठीक है, आगे करोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन शायद यहीं से हो जाएगा। पहले हम इतने देख लेते हैं। कह रहा है रिएक्टेंट CO, यहां कार्बोनिल नहीं है, इसे छोटा O समझना है। कोबाल्ट Cl हैज नॉन लेबाइल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये लेबाइल नॉन लेबाइल क्या होते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे सेशन किए हुए, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑलवेज आपके इनर्ट होते हैं। तो यहां पर से अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट कहां प्रेजेंट है, कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया या कोई नाइट्रोजन डोनर होता है तो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D6 एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर लो स्पिन है तो भैया ये कैसा होगा, ये इनर्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। रिएक्टेंट हैज नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल क्या, इनर्ट है। ये इनर्ट मतलब रिजिड, इसको फर्क ही नहीं पड़ता बगल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे नोबल गैसेस किसी से नहीं रिएक्ट करती है ना, तो वही चीज यहां पे नॉन लेबाइल मतलब नो रिएक्शन। तो ये चीज यहां पर से नॉन लेबाइल ही कही जाती है और सही है। पहली स्टेटमेंट तो भाई माशाल्लाह सही हो गई। रिएक्शन प्रोसीड बाय आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, तो ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि जिस जगह पे जहां पर ब्रिज फॉर्मेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इनर स्फीयर मैकेनिज्म। और जहां पर से आप कहोगे सर OSM कौन सी होती है, तो OSM में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय टनलिंग। वहां पर टनलिंग के थ्रू होता है, दो कॉम्प्लेक्स बस आसपास में आते हैं और उनमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता आपस में। यहां कॉम्प्लेक्स A और कॉम्प्लेक्स B के बीच में बॉन्डिंग हो जाती, ब्रिजिंग होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। दिस इज द बेसिक और स्मॉलेस्ट डिफरेंस या बिगेस्ट डिफरेंस कह लो। रिएक्टेंट हैज लेबाइल कोऑर्डिनेशन, गलत बात है। नेक्स्ट है रिएक्शन प्रोसीड बाय इनर स्फीयर, तो आंसर A एंड D इज योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर से देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास आ गई है, द रिएक्शन ऑफ दिस एंड दिस। देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा क्लमजी सा लिखा हुआ है, बस खाली एक एक स्टेटमेंट देखोगे तो क्लियर कट समझ में आएगा। इसकी रिएक्शन कराई गई है वाटर के साथ, हुआ क्या है ये देखो, मेन हुआ क्या है ये देखो कि यहां पर से L5 के 5 यहां पे थे, L5 के 5 यहां है, निकल यहां है, निकल यहां है, बस चेंज क्या हुआ है, यहां X ने वाटर के साथ रिप्लेसमेंट कर लिया, या कह लो मोर बेटर होगा कहना कि वाटर ने X को सब्स्टिट्यूट कर दिया। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए? अब देखो ये कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, करेक्ट है ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में। तो देखो जब हमारे पास यहां पर से ये रिएक्शन दी गई है, अब कह रहा है ये रिएक्शन फास्टर कब होगी, जब L हैव अमोनिया। अगर यहां पर अमोनिया होगा तो हमारी रिएक्शन फास्टर होगी, मतलब L की जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूं, NiNH3 का होल 5 और X, इसके ऊपर अगर रिएक्शन डाल रहे हो तो फास्ट होगी एज कंपेयर टू NiH2O का होल 5 X के कंपैरिजन में। तो यहां पर से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगली स्टेटमेंट क्या है, वाटर वाली फास्ट होगी अमोनिया के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है एक बार जल्दी से देख लो, मैं एक लिख रहा हूं, सारे अमोनिया नहीं, 1 2 3 4 5 है ना, ये लो। आपको पता है एक ये कह रहा है, अब बताओ ये कहना चाह रहा है सिर्फ, यार भाई सुनो बहुत आसान सी बात है, एक ये कहानी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया है और ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये कह रहा है कि यहां पर से कौन सा आसानी से बॉन्ड टूटेगा, ये या ये। अब एक चीज देखो, डोनर टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इसकी, तो इसकी वजह से यहां पर से ये जो बॉन्ड बनने वाला है ना, ये ध्यान से देखना, ये पाई डोनर नहीं है, कोई पाई डोनर नहीं है कि पाई डोनर की वजह से क्या होता है, रेट फास्ट होती, ये सिग्मा डोनर है, और सिग्मा डोनर की वजह से मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और बढ़ने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये रिएक्शन कम देगा या सब्स्टिट्यूशन कम देगा एज कंपेयर टू दिस। यहां पर से कम डोनेशन ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम डोनेशन तो निकल के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिमूवल कम। समझ गया होगी? यहां पर से सेकंड स्टेटमेंट सही थी। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, और यहां वाटर है, और इसके बाद यहां प्रोसीड थ्रू द डिसोसिएशन मैकेनिज्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहा है कि देखो ये कुछ और नहीं है, देखो मैं दोबारा नहीं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने बताया ना एग्जैक्टली यही है। देखो अमोनिया है, यहां पर से Cl की जगह X रख दिया है, ठीक है, Cl की जगह X रख दिया है, और अगला यहां पर से ये आपका रिएक्शन दी गई है सिंपल सा। अच्छा वहां पर से दूसरा, एक मिनट यहां पर से देखना, वो हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, फिर से सुन लेना, गलत बोल दिया है, यहां पर से क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन आर ऑलवेज टेकन प्लेस इन बिटवीन ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस। रेडॉक्स का नाम ही है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जब एक का रिडक्शन होगा तभी ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन होगा, उसके लिए दो मोइटी होनी चाहिए। पीछे जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का है। हाइड्रोलिसिस तीन तरह की होती है, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। तो यहां पर से आप देख रहे होगे मेंशन कुछ नहीं, बस ये कह रहा है कि यहां पर से डिसोसिएशन के थ्रू होगा। तो यहां पर से देखो 3D के कॉम्प्लेक्सेस में यस डिसोसिएशन से ही हमारी मैकेनिज्म को फॉलो होता है, ठीक है। और यहां पर से आपका एसोसिएशन लिखा है तो ये भी सही है, बिकॉज 4D और 5D में एसोसिएशन से हमारी होती है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों भेदभाव, बिल्कुल सारी चीजें जब सेम है तो ध्यान से देखो, जो 3D के मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटू छोटू से होते हैं, और 4D और 5D के साइज बहुत बड़े होते हैं। और अगर साइज बहुत बड़े होते हैं तो वहां पर 7वां जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बनाना थोड़ा आसान होता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 3D के मेटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ओके हैं, 7वां बनते ही उनकी हालत खराब हो जाती है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन जब 4D मेटल आ गया या 5D और बड़ा आ गया तो अपने सराउंडिंग में 7 लोगों को आसानी से सस्टेन करा सकते हैं, मॉलिक्यूल छोटे छोटे ही हैं। तो यहां पर से एसोसिएटिव होती है। तो अब यहां पर से एक चीज नोट करने वाली है, इसको खाली ध्यान से देख लेना कि कहोगे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, नहीं ये भी सही है। बिकॉज ध्यान से देखना, जब बात आती है डिसोसिएटिव की तो डिसो देखो दोनों में ही हमारा क्या है, हैलाइड निकलना है। मतलब यहां पर से डिसोसिएटिव है तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कौन सी होती है, जिसमें जैसे देखो बहुत आसान सा एग्जांपल जल्दी से दिखा देता हूं। देखो यहां पर से एल लेगेंड लगे हैं, ये एक्स है, ये टूटे और उसके बाद ये स्क्वायर पिरामिडल या टीबीपी इंटरमीडिएट, ओवरऑल यहां वैकेंसी बने
तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले टूट रहा है, लीविंग ग्रुप हमारा निकल रहा है जिसको न्यूक्लियोफ्यूज बोलते हो। तो ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफ्यूज ये देखो बाहर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो बाहर जा रहा है ना, कब स्टेबल होता है, आयोडाइड या क्लोराइड। बेसिक लॉजिक है कि आयोडाइड के ऊपर निगेटिव चार्ज डिस्पर्ज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए वो हमारा बेटर है। तो इसीलिए यहां पर जैसे जैसे बड़े बड़े हैं तो इनमें रेट फास्ट है, तो ये बात सही है। अब कहोगे सर यहां ऑर्डर उल्टा क्यों कर दिया, तो ध्यान से देखो, यहां पर से एसोसिएशन हो रही है, मतलब इसमें यहां पर से हमारे पास अगर x इज इक्वल टू आयोडाइड है, ध्यान से देखो मैं दो कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, एक ये है, तो यहां पर से मैं एक बार क्या रख रहा हूं, आयोडाइड रख रहा हूं, बड़ा सा होगा है ना, और एक बार में और सारे कॉम्प्लेक्स वैसे ही रहेंगे, ये लो बस खाली यहां पर में ये लो क्लोराइड है। अब आप खुद बताओ, यहां पर से हमें एसोसिएशन में एक लिगेंड यहां पर से लाना है, यहां पर से कहीं से भी लाना है। अब आप बताओ, ये देखो लिगेंड भी सेम है, मेटल सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन मतलब प्रॉब्लम है साइज का। अब एक चीज बताओ, यहां पर से आसानी से आ पाएगा या यहां पर से आ पाएगा, तो आप कहोगे सर यहां आ पाएगा, बिकॉज यहां पे किसी को ऐड होना है। अगर एक छोटी सी सीट है, 3 लोग बैठे हो, अगर मोटे मोटे होंगे तो क्या होगा, वहां चौथा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर बहुत दुबले पतले हो, ठीक है, कुछ है ही नहीं शरीर में, तो उसमें आसानी से नया लिगेंड इंसर्ट हो जाएगा, जो कि क्लोरीन के केस में होगा। दैट इज वाई एसोसिएशन में ये रेट उल्टा हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लेना, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर से कुछ हाइड्रोलिसिस से रिगार्डिंग पूछा गया है, वो भी बेसिक हाइड्रोलिसिस से। रेट कांस्टेंट ऑफ ए बेसिक हाइड्रोलिसिस इज हायर देन रेट कांस्टेंट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। देखो इन जनरल मैं खुद आपको बताता हूं, हाइड्रोलिसिस की जो बात होती है वो 3 होती है, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल और एसिडिक की जितने भी पॉइंट्स पढ़ोगे ऑलमोस्ट सब सेम है, मतलब इसकी स्टीरियो इसकी स्टीरियो, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर, इसकी मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म, इसका प्रोडक्ट की स्टीरियो इसकी प्रोडक्ट की स्टीरियो, सब कुछ सेम है। एक्सेप्ट कहोगे अगर सब कुछ सेम है तो नाम एक क्यों नहीं है, बिकॉज यहां पर से एसिडिक वाले की रेट फास्टर होती है, ठीक है। यहां पर से इनमें क्या होता है, इसमें अगर न्यूट्रल और इसका कंपेयर करते हैं तो ये भी कैसा होता है, बेसिक वाला फास्टर होता है, ठीक है। न्यूट्रल वाले में कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होती है, और एसिडिक वाले में जब आप बात करते हो ना, तो यहां पर से ये सारे लगे, मान लो यहां पर से फ्लोरीन है, तो एसिडिक होगा तो हाइड्रोलिसिस करने मान लो वाटर आ रहा है, तो वाटर तो अटैक करने जाएगा ही, भैया इसके पास H+ है, और अगर H+ होगा तो फ्लोरीन प्रेजेंट क्या करेगा, ये लो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये बॉन्ड तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन मेटल और एक्स का बॉन्ड वीक हो रहा है, और अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो ये आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, और इसीलिए एसिड में हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। मतलब ये ना डालता, यही कॉम्प्लेक्स होता तो नॉर्मल रहता, लेकिन इसने गवर्न, कहते हैं ना ड्राइविंग फोर्स, तो ये थोड़ा सा डिराइव कर देता है, तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में एसिड की ज्यादा। बेसिक वाले में भी यही होता है, यहां पर से OH होता है, यहां पर से जनरली अमोनिया होता है, अमोनिया यहां पर से इसका प्रोटॉन पकड़ लेता है, तो NH2 निगेटिव एमिडो बनता है, एमिडो ग्रुप ऐसे धक्का मारता है, और ये देखो ये धक्का मार के क्या, एक है कि खुद बेचारा अकेले अकेले जा रहा है, दूसरा इसने पीछे से धक्का मार दिया, चल हट बाहर, तो उसमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स उसको मिल गई, तो ये फास्ट हो जाती है। जब दोनों को कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं, वैसे इन जनरल हम एसिड बेस की कंपेयर नहीं करते हैं, जब मैं खुद पढ़ाता हूं तो बोलता हूं, लेकिन अगर दोनों को बोला जाएगा तो बेसिक वाली ही थोड़ा सा फास्ट होगी एज कंपेयर टू एसिड। अब ऐसा कैसे बोला जा रहा है, ये आप जब डेटा उठा के देखोगे, पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स की, मान लो Ni और NH3 का होल 5 और Cl है, उसके ऊपर आपने एक बार H2O और H+ डाला, और एक बार H2O और OH निगेटिव डाल दिया, तब रेट देखोगे तो उसमें थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दिस। फिर चार्ज इफेक्ट इन एमिडो कॉम्प्लेक्स इनहेंसेस द रिमूवल ऑफ लिगेंड्स। यस, यहां पर से सही बात है, लेबाइल लिगेंड मैंने बताया कि जो बेस है, बेस क्या करता है, NH3 का एक प्रोटॉन खींचता है तो NH2 निगेटिव बनेगा, और ये जो निगेटिव बना है इसी को कहते हैं चार्ज इफेक्ट। चार्ज इफेक्ट मतलब चार्ज बना और चार्ज क्या करेगा, आगे देगा मेटल को, और मेटल आगे धक्का दे देगा, और इसी की वजह से याद रखना, इसकी वजह से रेट इनहांस होती है, यही चीज यहां पे बोली गई थी। फिर रेट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ COEN का होल ट्वाइस CnCl इज फास्टर देन द रेट ऑफ दिस। ये गलत बात बोल रहा है, बहुत गलत बात बोल रहा है। रीजन क्या है, यहां पर से ये जो CN ग्रुप लगा है ना, यहां पर से बनने वाले निगेटिव चार्ज को, जो यहां पर
इवन EN में नहीं बन पाएगा, प्रॉब्लम आती बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि यहां पर से NH3 ना मिलके NH2 मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा तो यहां पर से जो चार्ज बन रहा है ना, तो GSO में -m इफेक्ट नाम की चीज पढ़े हो ना, उसको स्टेबलाइज कर देगा। और भाई यहां पर से निगेटिव चार्ज हमें अनस्टेबल नहीं कर रहा है, हमारी रिएक्शन को फेवर कर रहा था, और अगर इसको ही खत्म कर दिया तो ये ना आगे धक्का मारेगा, और धक्का नहीं मारेगा तो लीविंग ग्रुप निकलेगा नहीं, तो बिल्कुल बेसिक टाइप की, सॉरी न्यूट्रल टाइप की हो जाएगी, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बेसिक हाइड्रोलिसिस प्रोसीड्स बाय डिसोसिएटिव मैकेनिज्म बट इट इज कंसिस्टेंट विद द सेकंड ऑर्डर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर से देखो डिसोसिएशन ही होता है, लेकिन एक्चुअल में जो यहां पर से रेट वो देखते हो, ठीक है, यहां पर से रेट देखते हो तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में और OH के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है, ये रहा। चलिए उसके बाद ये क्या है, हाँ ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, डिसोसिएशन है लेकिन सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। चलिए मेटल लिगेंड, फिर भी कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, स्टेटमेंट से रिगार्डिंग है, गलत मत करिएगा जल्दबाजी, क्योंकि देखिए इस तरह का बहुत आसान, आप कहोगे CFT का क्वेश्चन आ गया है, ये तो फ्री का है, मैं तो कर ही लूंगा सारे, नहीं, ध्यान से देखना गलती कहां हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है आप बहुत जल्दी कर सकते हैं और बहुत सही है, तो मैं चुप हो जाता हूं, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप फटाफट एक बार पहले खुद लगाओ और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, तब शायद समझ में आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज ए प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन केस ऑफ CFT, तो ये बात तो सही है और सबने लगभग 99% आपने सही किया होगा। जिसने सही नहीं किया है तो भाई कॉपी बंद करके कुछ दूसरा काम कर लो, क्योंकि ये बेस है, बिल्कुल इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फिर क्या है, सेट ऑफ टेट्राहेड्रल लिगेंड प्रोड्यूसेस ए फील्ड 1/4 एज स्ट्रॉन्ग ऑफ ए क्यूबिक। क्या ये बात है, आंसर है गलत। यहां पर से क्या है, जो टेट्राहेड्रल होती है वो कहीं ना कहीं 1/2 ऑफ डेल्टा C होता है। ये हमें कैसे पता है, यहां पर से अगर आप निकालते हो तो जो डेल्टा TD आता है वो आता है 4/9 ऑफ डेल्टा O, और जो डेल्टा C आता है वो आता है 8/9 ऑफ डेल्टा O। अब अगर आप कंपेयर कर लोगे तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये 4/9 है और ये 8/9 है, तो ये इसके जस्ट डबल है, ठीक है ना। तो यहां पर से क्या है, जस्ट डबल है, तो वहां पे बोल रहा है 4 है, 1/4 होता है, तो वो गलत है, 1/4 नहीं 1/2 होता है, 1/2, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड लिगेंड अप्रोचेस द मेटल आयन अलोंग द बॉडी डायगोनल, कितनी गलत बात है, यहां पर से कह रहा है बॉडी डायगोनल्स से आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब एक लिगेंड यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कुछ ऐसे टाइप के, मतलब डायगोनल्स में ऐसे ऐसे। लेकिन हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में कहां से आते हैं, फेस के सेंटर से आते हैं। कहां से आएंगे भैया, फेस के सेंटर से आएंगे, कुछ ऐसे देखो, एक ये फेस है, एक ये फेस है, बस इतने से ही दिखा देता हूं। अब देखो यहां के इसका सेंट्रल पोजीशन कौन सा है, ये है, बिल्कुल बेसिक CFT का रूल ही यही है। तो यहां पर से इस जगह से आएगा, एक यहां से, एक यहां से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक सामने से, एक पीछे से, टोटल 6 आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर 4 लिगेंड्स ऑक्यूपाई द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, बेहतरीन बात बोली गई है। क्यूबिक में हर एक कॉर्नर पे एक होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट कॉर्नर्स पे, मतलब कुछ ये पोजीशन, इसमें टेट्राहेड्रल बनेगा, तो ये स्टेटमेंट सही थी। समझ में आ रहा है क्या भाई, समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। यहां पर से देखिएगा अलाउड ट्रांजिशन पूछा गया है, तो क्या मुझे सिलेक्शन रूल दोबारा लिखाने की जरूरत है, प्लीज एक बार देखो, यहां पर से अभी समझाया है। अगर कोऑर्डिनेशन के रिस्पेक्ट में आपसे सिलेक्शन रूल पूछा जाएगा तो वो ये है स्पिन, और यहां पर से लेपोर्टे, ये मैंने बता दिया। और यहां पर से एटॉमिक वगैरह के लिए है तो बस एडिशनल एक याद रखना, 0 वाला भी अलाउड माना जाता है। लेकिन यहां पर से अगर आप देखोगे तो एक तरह से एटॉमिक और कहीं ना कहीं कौन सा कोऑर्डिनेशन वाले दोनों मिक्स करके दे दिए, गदर हो जाएगा। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और जो अभी मैंने बता रखा अगर वो आपने नहीं पढ़ा होगा और एक भी 0 वाला आ गया तो आपने क्या टीपा है उसमें, आपने तो लगा दिया ये तो फॉरबिडन है, आप नहीं पढ़ाया था सर, लेकिन वो हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, एटॉमिक में नहीं। तो एटॉमिक टर्म में वो 0 वाला भी अलाउड हो जाएगा। बस सीधा सा देख लो, सबसे पहले 2 से 2, 2 से 2, 4 से 4
और यहाँ है ही नहीं, तो 2 से 2, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी से तो यार एक भी आंसर गए ही नहीं। कोई बात नहीं है, यहां पर से अभी हमने देखा था, एल की वैल्यू जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर से एस पी डी एफ, यहां पर से सिग्मा पाई डेल्टा फाई। ठीक है, प्लस माइनस 1 का आप देखते हैं तो देखो P से S बिल्कुल पॉसिबल है। फिर क्या है, सिग्मा से पाई, तो सिग्मा से पाई ये भी पॉसिबल है। फिर क्या है, सिग्मा से डेल्टा देखो 0 से 2, सिग्मा से ये हो ही नहीं सकता, या तो -2 आएगा या तो +2, जो कि होता ही नहीं रूल। फिर क्या है, यहां से P से F देखो क्या पॉसिबल है, ऑप्शन है फिर से गलत हो गया, क्योंकि 3 में -1 करोगे तो क्या आएगा 2, और अगर मतलब 1 में से -3 करोगे तो क्या आएगा -2, या तो +2 या -2, तो ये भी काम से गया। अब देखो 4F से 5D, तो 4F से 5D मतलब यहां पर से यस पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? याद रखना जो चीज अभी बताई है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए लेपोर्टे रूल और एटॉमिक वगैरह के लिए अलग, दोनों के लिए। यहां पर से क्या है, सिंपल सा हमारे पास एक पूछा गया, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर Ni2+ आयन। जब Ni2+ आयन के लिए पूछा गया है तो यहां पर से हम इसके ही इसमें बना सकते हैं, क्योंकि सिंपल कोई यहां पर से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है कि यहां पर से स्प्लिटिंग कराएं फिर निकालें, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आयन ही सिर्फ और सिर्फ लिखा है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो बेटर होता है कि हम इस फॉर्म में लिख ले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहां पर से क्या लिखा है, Ni+2 है, Ni+2 है मतलब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रही हुई होगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहां पर से डेल्टा एल वैल्यू बता दो कितनी है, तो यहां पर से +2 1 0 -1 -2, तो ओवरऑल डेल्टा एल की वैल्यू 3 है। और देखो एल की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है, या तो फाई का मतलब ही नहीं, कोऑर्डिनेशन में तो ये वाले पढ़ते हैं, तो यहां पर से इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एफ आ गया। एफ के बाद अब देखो यहां पर से स्पिन कितनी आएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पर से 2 है, तो 1/2 × 2 मतलब यहां पर से 1 आ जाएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, तो यहां पर से 2 × 1 + 1, यहां पर से कितना आ जाएगा 3, तो यही यहां पे चिपका देंगे और यही हमारे पास स्टेटमेंट में दिया था, हो गया, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखना, द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल इन ए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के लिए पूछा गया है, तो देखो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की अगर बात करते हो तो यहां पर से एक्सियल ऑर्बिटल 2 यूज होती हैं। ठीक है, इसका एक यूज होती है, इसका होता है sp3d। तो यहां पर से जो d यूज होती है ना, अगर आप इतना भी जानते होते तो आंसर निकाल देते, बिल्कुल सही है यहां पर से। और इसको अगर और अच्छे से मैं दिखाऊं तो यहां पर से sp2 और pd का मिक्सिंग होता है, ये dz² होती है और ये pz होती है, और ये s + px + py, इससे बनता है ट्रायगोनल प्लेन और इससे बनता है लीनियर, ये जो ऊपर वाला डंडा गया है। ठीक है, ये वाला पीडी मिक्स्ड ऑर्बिटल है, ये ट्रायगोनल प्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आता है, ये पीडी मिक्स्ड ऑर्बिटल से आता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है dz की है, यहां पर से 2 लिगेंड ऐसे हैं जो कि कैसे आते हैं, एक्सियल आते हैं, dx² - y², और सॉरी यहां पर से जो और ऑर्बिटल dx² - y, उसके मैक्सिमम 1 आ सकता है, इसलिए वो लोअर एनर्जी में। यहां पर से 2 लिगेंड्स कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली हेड टू हेड आ रहे हैं, तो यहां पर से मैक्सिमम एनर्जी में। इन MnCr2O4 Mn2 पॉजिटिव है CFS इन ऑक्टाहेड्रल। तो देखो स्पाइनल का क्वेश्चन है, स्पाइनल कहता है इसको बोलते हो मिक्स्ड ऑक्साइड। एक और आगे क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूं, अगले में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बस यहां का डेटा दिखाऊंगा। स्पाइनल्स को बोलते हो मिक्स्ड ऑक्साइड, इनको लिखने का तरीका होता है M3O4, कोई कोई इसको लिखता है AB2O4। यहां पर से कुछ और नहीं लिखा गया है, एक मतलब एक जो मेटल होगा वो किस में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो मेटल 2 होंगे तो वो कैसे होंगे, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। और याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं कि जो 2 मेटल हैं, ये कोबाल्ट, क्रोमियम या एल्यूमिनियम +3 अगर हैं तो ऑलवेज कैसा बनेगा, नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, और इसको छोड़ के अगर आपका Fe+3 में कभी हुआ तो क्या बनाएगा, इनवर्स स्पाइनल। ओके, अब एक और बात लिख लो कि यहां पर से सिर्फ एक्सेप्शन केस ये 2 हैं, ZnFe2O4, और यहां पर से क्या आता है, NiAl2O4। यहां पर से ये कैसा है, नॉर्मल, और ये कैसा है, इनवर्स। समझ रहे होगे, रिवीजन हो रहा है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहां पर से आप देखोगे तो MnCr है,
Cr3 पॉजिटिव है तो कैसा स्पाइनल बनेगा, नॉर्मल। अब हमें पता होना चाहिए लैम्डा की वैल्यू 0 होती है, किसके लिए, नॉर्मल वालों के लिए। नॉर्मल वालों के लिए लैम्डा की वैल्यू 1/2 होती है, 0.5 इसी को लिखते हो, ये अपॉन में मत समझ लेना, इज इक्वल्स टू 0.5। ये किसके लिए होती है, इनवर्स स्पाइनल्स के लिए, ठीक है। लास्ट बात है, नॉर्मल स्पाइनल्स में दोनों के जो +3 मेटल होते हैं ये कहां ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में, और जो एक मेटल होता है +2 वाला वो कहां चला जाता है, टेट्राहेड्रल में। यहां पे जो +3 वाला एक मेटल है वो कहां जाता है, वो आपका चला जाता है ऑक्टाहेड्रल में, और एक टेट्राहेड्रल मतलब M+2 वाला जाता है, और यहां पर से एक M+3 टेट्राहेड्रल। ये कंप्लीट स्पाइनल इतने में ही खत्म हो गया, जिसने पढ़ रखा होगा उसका रिवीजन भी यहीं से हो गया। MnCr2O4 में Mn को बोल रहा है कहां है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पर से देखो Cr है, यहां पर से क्या है, ये Cr है, किसमें है, 3 पॉजिटिव में। कैसे पता चला, जो 2 नंबर में होते हैं वो कैसे होते हैं, +3 में, और +3 में अगर कभी क्रोमियम आ गया तो कैसा बनाता है, नॉर्मल, और नॉर्मल में जो +3 वाले होते हैं वो कहां जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल में। लेकिन ये कह रहा है +2 मतलब Mn जो है वो ऑक्टाहेड्रल में। स्टेटमेंट गलत थी भाई, समझ में आ गया होगा। फिर COCl4 is shows spin allowed and Laporte forbidden, yes। यहां पर से देखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कुछ ऐसे आएगा, ये लो। तो यहां पर से चाहे इस वाले को ऊपर ट्रांसफर करा दो, यहां चाहे यहां और चाहे इस वाले को यहां 3 जगह पे, तो स्पिन अलाउड हो गया। दूसरी बात, फॉरबिड पार्टली अलाउड क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल कैसी है, p, और ये जो ऊपर वाली है इसको क्या कहते हो, PD मिक्स्ड ऑर्बिटल, मतलब p से p ट्रांजिशन। अब भी बताया p से p फॉरबिडन होता है। एटॉमिक टर्म सिंबल नहीं पढ़ रहे हो कि वो फॉरबिडन ना हो, अलाउड मतलब सिग्मा से सिग्मा अलाउड होता है, पाई से पाई अलाउड होता है, डेल्टा से डेल्टा अलाउड होता। बार बार रटा रहा हूं, गलती करके मत आना। लेकिन p से p अलाउड नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन के कॉम्प्लेक्सेस हैं। d से d अलाउड नहीं होगा। लेकिन यहां तो सर ना ही d है और ना ही p है, यहां तो p से pd में जा रहा है। तो भाई देखो इसमें आधा खेल p में है, तो p के लिए कैसा होता है, फॉरबिडन, और d के लिए क्या होगा, अलाउड। तो ना ही अलाउड ना ही फॉरबिडन, इनकी बीच की कहानी ले आओ, जिसको आप कहते हो लेपोर्टे पार्टली फॉरबिड, सॉरी अलाउड, पार्टली अलाउड बोल देते हो या पार्टली फॉरबिडन भी बोल देते हो, लेकिन सब पार्टली अलाउड बोलते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहां पर से बोला गया है कि PTCl के ऊपर रिएक्शन करनी है। तो देखो ट्रांस इफेक्ट में इन सबका बता देता हूं, यहां पर से आपको पता होगा ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ट्रांस इफेक्ट को ही ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जो मैं बोल रहा हूं शॉर्ट में लिख लो, वो काम आएगा। ट्रांस इफेक्ट को ही ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या इसी को ही लेबेलाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, NO2 निगेटिव का होगा। और यहां पे क्या दिया गया है, PR3 दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है यहां पर से, और क्या दिया गया है, अमोनिया दिया गया है। अब देखो होता क्या है ट्रांस इफेक्ट, बस एक लाइन में समझ लो कि जहां पर से हमने ऑर्डर लगाया है ना, NO2 का सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है। इसका सीधा सा कहने का मतलब है कि इसके 180 डिग्री पे कोई भी लिगेंड आ जाए कि उसको किक आउट कर देगा, धक्का मार के निकाल देगा। तो निकाल देगा, तो कैसे निकाल देगा जरा देखो, यहां पर से PT है, मतलब मैं एक बार यहां पे PT का एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं डायरेक्ट, और उसी में ही सारी रिएक्शन चला देता हूं ना। ये लो देखो, यहां पर से Cl में मेंशन नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं A वाले को सॉल्व कर रहा हूं ना, A वाले को सॉल्व कर रहा हूं। ये लो, A वाले में क्या डाला गया है, सबसे पहले NO2 डाला है आपने, है ना। NO2 डालोगे तो कोई भी एक Cl को आप हटा दो, और यहां पर से किसी भी एक जगह पे क्या लगा दो, NO2। अब भी मैंने बताया है कि NO2 के बाद क्या डाल रहे हो आप, NH3 डाल रहे हो, क्योंकि NO2 इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने कुछ भी हो उसको बाहर कर देगा। और यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, PT, और यहां पर से NO2, और यहां पर से अमोनिया जो नया आ रहा है वो, और जो भी हमारे पास क्या है, ये Cl है, Cl है। तो ये कैसा बना, ट्रांस लिगेंड बन गया। तो देखो इससे हमारा ट्रांस, NO2, अमोनिया और Cl2, यस, पहला स्टेटमेंट सही निकल गया। अब आगे के क्वेश्चंस आपके लिए टाइप में है, मतलब मैं बता देता हूं, बना बना के आप देख लो क्या है। यहां पर से देखो PR3, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर से PR3 डालूंगा, कुछ नहीं लिख रहा हूं इस जगह, PR3 लिख देता हूं ना, चलो लिख दिया भाई, है ना। अब देखो क्योंकि PR3 का तो अमोनिया से ज्यादा है ना,
यहां पर से जो Cl है, अच्छा Cl नहीं लिखा ना यहाँ पे, Cp नो, Cp नो, है ना, तो Cl का ज्यादा होगा, Cl का यहां होगा, Cl होगा और उसके बाद अमोनिया होगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पर से क्या है, एक Cl है, एक Cl है, एक Cl है। अब क्योंकि Cl का ज्यादा है कि Pr3 का, तो इसका ज्यादा है, जैसे वहां ज्यादा था तो ये Cl को धक्का मारेगा, और जैसे ही धक्का मारेगा तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, ट्रांस, लेकिन स्टीरियो में क्या लिखा है, सिस, ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है NO2, और NO2 के बाद फर्दर यहां पर से भैया देखो सीधा सा तीसरा समझ लो, यहां पर से आ जाएगा NO2, और उसके बाद यहां पर से इसको निकलना चाहिए था, और प्रोडक्ट कैसा मिलता, आंसर होता ट्रांस मिलता सर, लेकिन कैसा दे रहा है, सिस दे रहा है, ये भी गया काम से। नेक्स्ट है कि NO2 डाला, और यहां पर से चौथा क्या है, फिर से NO2 डाला, तो मेरा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक Cl को निकाल के कुछ ऐसे, अगले स्टेज में इसी को निकालोगे क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, और डाला क्या है, देखो ये Pr3 डाला है, तो यहां पर से NO2, यहां पर से Pr3, यहां Cl Pt, क्या ये मैच कर रहा है, तो देखोगे ये वाला भी आंसर मैच हो रहा होगा। तो सुटेबल आंसर जो है, करेक्ट आंसर है ए एंड डी आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा आसान क्वेश्चन मैं तो कहूंगा इसे, ठीक है, इसे आसान क्वेश्चन बोलूंगा। क्यों, यहां पर से जेटीडी पूछा गया है, अगर मेरे से पूछा गया है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 2 है, D7 है, 2 पॉजिटिव में D7 है, D7 वो भी हाई स्पिन है, तो कुछ ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, यहां पर से T2G अनसिमेट्रिकल है। जेटीडी हमारा कहां होती है, जहां पर अनसिमेट्री होती है, ठीक है, अनसिमेट्री होती है, और जेटीडी का ऑर्डर जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग जेटीडी इसमें, फिर इसमें, फिर T2G5, फिर T2G4, फिर T2G2, फिर T2G1, ये है हमारा जेटीडी का रिवीजन, ठीक है। अब यहां पर से क्या है, T2G का है, Mn3 पॉजिटिव है, हाँ, Mn3 पॉजिटिव मतलब D4, और वो भी वाटर के साथ हाई स्पिन, तो यहां पर से तो क्या आ गया, Eg1 आ गया, 1 2 3 4, तो Eg1 तो स्ट्रॉन्ग जेटीडी, लेकिन ये वाली हमारी वीक जेटीडी है, क्योंकि यहां पर से एक वर्ड लिखा गया था सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब स्ट्रॉन्ग जेटीडी, तो ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट देखोगे तो CrF2 है, CrF2 मतलब Cr2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब होता है D4, और D4 वो भी कौन सा, हाई स्पिन, क्या लिखने की जरूरत है D4 हाई स्पिन की ही, यहां पर भी क्या आ जाएगा, Eg1 की जेटीडी आ जाएगी स्ट्रॉन्ग। फिर आगे क्या है, कॉपर, ओहो ये तो गजब हो गया, गदर कर दिया, ये तो सबसे हाईएस्ट जेटीडी होती है कॉपर में, ये तो इसको कोई काट ही नहीं सकता है। नेक्स्ट फिर क्या है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, अरे देखो यार यहां पर भी तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव था, यहां पर भी 2 पॉजिटिव है, तो Eg1 ही होगा, और साथ में क्या दिया है, कॉपर, ओहो फिर से वही एग्जाम्पल ही सेम कर दिया, ये तो यहां पर भी हमें स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखने को मिलेगी, ये भी सही। लास्ट है COCN का होल 6, CO यहां पर से किसमें है, +2 में है, और +2 में होने की वजह से D7, लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो लो फील्ड बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे बनते हैं, तो यहां पर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7वां इलेक्ट्रॉन यहां, मतलब Eg1 हुआ, और साथ में MnF3 है, मतलब Mn in +3, तो देखो यार Mn in +3 कैसे बनाता है, D4 हाई स्पिन, और अब भी हमने पढ़ा D4 हाई स्पिन में Eg1 होता है। ये भी आपका सब्सटेंशियल जेटीडी दिखाएगा कि नहीं, प्लीज सेशन को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि दिखाएगा कि नहीं, सेशन बढ़िया लगा कि नहीं। यहां पर से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका PYQ है भाई, और इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है MSQ में। ये क्या है, आपका PYQ का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर से क्या नाम है इसका, आइसोमेरिज्म टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर से एक कोबाल्ट है, यहां पर से ये जो आपका है एक कोबाल्ट है, फिर यहां पर से 3 कोबाल्ट के इस तरह के कॉम्प्लेक्स दिए गए, ओवरऑल 4 है। तो यहां पर से देखो कुछ इस तरह का सिस्टम बनके तैयार होता है ऐसे, यहां पर से वाटर 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 और वाटर। अब यहां का जो वाटर है तो ये 1 2 3 4 5 6, यहां इसमें अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक है। देखो जैसे ऐसे है ऐसे ही हर जगह पे हमारे पास
बन के तैयार हो जाएंगे। इस जगह कोबाल्ट और ये रहा अमोनिया। अब देखो ये क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो किस तरह का, जैसे इथाइलिन डाइअमीन वगैरह का बनाते हैं ना, उस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा। यहां पर से आयन वगैरह बने उनको भी बना लेना। यहाँ क्या है, +6 है, यहाँ 6 Br निगेटिव निकलेंगे। अब देखो होगा क्या, यहां पर से आपसे बोला गया था कि इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यस, बिकॉज यहां पर से कोई भी COS या कोई भी POS पास नहीं होगी, और जहां पर ये होता है तो कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर OH ग्रुप एक्ट एज एन ब्रिजिंग लिगेंड, बस यही इंपॉर्टेंट है। यस, यहां पर से जो हमारे पास जितने OH2 हैं ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ब्रिजिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये इनसे भी लिंक है, इनसे भी लिंक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही हो जा रही है। तो यहां पर से आपको ऑप्शन A2 ऐसे करके भी मिल सकता है, या 1 और 2 भी दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चीलेटिंग एजेंट से रिलेटेड। यहां पर से पूछा गया है कि कौन सा यहां पर से फंक्शन एज ए चीलेटिंग एजेंट। चीलेटिंग एजेंट की बात करोगे तो कौन सा होता है, मतलब एक तरह से कुछ और नहीं, इसके लिए क्या है, यहां पर से मोनो एक्सेप्ट मोनोडेंटेट लिगेंड ऑल बिहेव्स एज चीलेटिंग लिगेंड। इसको गलत वे में मत लेना, मतलब क्या है, यहां पर से जो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो सब के सब चीलेटिंग लिगेंड होते हैं। लेकिन अब आप कहो नहीं, मैं उनकी डोनेशन ही नहीं कराऊंगा तो फिर थोड़ी बनेंगे। चीलेटिंग क्या होता है, मतलब रिंग फॉर्मेशन कर देना, है ना। ये जो है चीलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो लिगेंड्स जो कि रिंग फॉर्म कर देते हैं, रिंग फॉर्म विद मेटल। कैसे रिंग फॉर्म करेंगे भाई, देखो एक लिगेंड ये है, जैसे AB है, A और B, है ना, यहां पर से ये मेटल है, तो इसने यहां से भी, ये पूरा एक ही लिगेंड है, AB कंप्लीट एक ही लिगेंड है, और ये इसकी अपनी इस साइड से भी डोनेशन कर सकता है। अब ये A और B सेम भी हो सकते हैं, जैसे इथाइलिन डाइअमीन में, और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम और ऑक्सलेट में भी हो सकते हैं। डिफरेंस किसमें, मान लो यहां पे आपका कोई जैसे ग्लाइसिन वगैरह होते हैं, ग्लाइसिनाटो वगैरह, जिसमें एक O निगेटिव और दूसरा NH2 होता है, तो इस तरह डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये यहां पर से कह रहा है इसके लिए बताना है। तो देखो यहां पर से तो CH3 है, ये CH है, यहां पर से सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइट है, ये नहीं बिहेव करेगा। अब इसमें क्या है, ये कर सकता है, क्योंकि यहां पर से 2 डोनर साइट है, एक यहां पर है, फिर यहां CH2 है, फिर यहां CO है, फिर यहां O है, और यहां पर ये निगेटिव है। तो ये कैसा करेगा, और एक स्टेबल रिंग बनाएगा। याद रखना, जनरली हम GOC में या ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में या कोऑर्डिनेशन में या बेटर होगा चीलेशन रिंग या चीलेट रिंग्स जहां बनती हैं, वहां 5 मेंबर वाली ज्यादा आपकी स्टेबल होती हैं। तो ये तो स्टेबल है, ये सही है। अब कहोगे सर ये भी तो है, यहां सल्फर से भी देते मैंने देखा है, और यहां पर से नाइट्रोजन से भी देते देखा है, ये यहां पर से बिल्कुल मर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भैया, अब आ जाओ छोटी सी अपनी केमिकल बॉन्डिंग में सेंट्रल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो यहां पर से स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक नंबर 2 में होता है आपका लीनियर सिस्टम। लीनियर का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री में अगर फ्लक्चुएशन करा रहे हो, ध्यान से देखो ये क्या होगा, यहां पर से रिंग फॉर्म कर रहा है, ये स्ट्रेट ऐसे बैंड थोड़ी होगा, इसके लिए बेंट होना पड़ेगा। और अगर इसको आप बेंट कर रहे हो तो आप इसका 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट कर रहे हो, और अगर बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट कर रहे हो तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। दैट इज व्हाई ये कभी भी चीलेशन नहीं करता है, ये एम्बिडेंटेट है, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा बट चीलेशन नहीं करेगा। ये याद रखना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां पर से है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहां पर से जो सिस्टम दिया है कि यहां पर से C है, CH है, इधर CH3 हो गया, और यहां से मान लो आपका NH2 हो गया, और अगला यहां पर से CH हो गया, फिर यहां CH हो गया, यहां CH3 हो गया, और यहां NH2। वैसे ही फर्दर यहां पर से 5 मेंबर की एक स्टेबल रिंग बन रही है। तो ऑप्शन A एंड D इज करेक्ट। समझ में तो आ ही रहा होगा यार, आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दो। यहां कह रहा था ऑक्यूपेशन फैक्टर लैम्डा इज 0, किसके लिए, नॉर्मल स्पाइनल,
लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 या 0.5 इनवर्स स्पाइनल के लिए बताना है। हमें पता है किस किस के लिए, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में कहीं दिख जाए तो नॉर्मल बना लेना। नॉर्मल मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और अगर कहीं पे हमें Fe+3 दिख जाए तो इसके लिए इनवर्स बना लेना, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2। बशर्ते यहां एक एग्जांपल है NiAl2O4 के लिए, और यहां पर से लिखते हैं ZnFe2O4। तो देखो यहां पर से अगर हम देखेंगे तो पहला है Al2O4 और यहां है Mn+3। तो यहां पर से जो Al2 वाला है, ठीक है ना, तो ये कैसा बनाएगा, नॉर्मल वाला बनाएगा। और अगला कह रहा है कि यहां पर से जो है इसके लिए, तो ये भी कैसा बनाएगा, ये भी नॉर्मल बनाता है। Mn वाला भी जनरली, Mn+3 वाले भी जनरली क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, लेकिन हमें क्या चाहिए, पहला नॉर्मल दूसरा इनवर्स, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। फिर Ni का Cr2, Cr का +3 में होगा तो क्या होता है, नॉर्मल बनता है, मतलब लैम्डा की वैल्यू 0। और ZnFe2O4, भाई देखो Fe तो +3 में है तो इनवर्स, लेकिन अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आता है, ये तो एक्सेप्शनल केस है, ये भी नॉर्मल है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत, हमें पहला नॉर्मल दूसरा इनवर्स चाहिए। यहां पर से कोबाल्ट +3 में है, और कोबाल्ट +3 में है तो नॉर्मल है, लैम्डा की वैल्यू 0, यस। और यहां पर से देखो Fe+3 में है और ये वाला एग्जाम्पल भी नहीं है, तो ये कैसा होगा, इनवर्स, और यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी है। फिर यहां पर से देखोगे तो ये कैसा है, नॉर्मल है एल्यूमिनियम का, और यहां पर से जो Mn के साथ में Zn वाला है, ये भी कैसा होता है, लिख लेना, इनवर्स होता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि Mn+3 वाले कैसे हो रहे हैं, यहां पर से नॉर्मल वाले टाइप के जनरली देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जांपल में इनवर्स भी देखने को मिलते हैं। वैसे यहां पे जो इसका इन्वर्जन फैक्टर है ना, ये बहुत नेग्लेजिबल है, 0.1 होता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल घटिया। अगर इसका देखोगे तो इसका तो फिर भी ठीक ठाक होता है, 0.38, अच्छा खासा होता है, ठीक है, लेकिन इसका तो बहुत ही कम होता है, 0.1 होता है, लेकिन फिर भी कंसीडर तो करते ही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिग्मा जीरेड, सॉरी अनजीरेड ऑर्बिटल। अब इसके लिए एक चार्ट बनवा देता हूं, बहुत बढ़िया मेथड से, दो चीजें याद कर लेना, एक नोड और एक जीरेड कौन होगा, अनजीरेड कौन होगा। तो देखो सिग्मा बॉन्ड आता है, फिर सिग्मा स्टार आता है, फिर पाई आता है, फिर पाई स्टार आता है, फिर डेल्टा बॉन्ड आता है, फिर डेल्टा स्टार बॉन्ड आता है, फिर फाई आता है, फिर फाई स्टार आता है, एंड सो ऑन। ये लो, है ना, यहां पर से ये फाई स्टार। तो ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा सिमिट्री बता दो इनकी, जीरेड अनजीरेड बता दो मतलब, और या यहां पर से पूछ लिया जाए नोड बता दो सर, हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। देखो मेथड कैसे याद करा देंगे। देखो पहला वाला जो है वो कैसा होता है, जीरेड होता है, और नोड कितने होते हैं, 0, और उसके बाद सारी चीजें पेयर में, मतलब यहां अनजीरेड अनजीरेड, फिर जीरेड, फिर जीरेड, फिर अनजीरेड, फिर अनजीरेड, और ये कैसा होगा, जीरेड। इसके लिए यहां पर से 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3 नोड, फिर 3 नोड, और इसके लिए यहां 4 नोड, समझ गए, एंड सो ऑन, आगे 4 नोड, फिर 5 नोड, 5 नोड, फिर 6 नोड, 6 नोड, ऐसे। और यहां पर जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, अनजीरेड जीरेड, जीरेड अनजीरेड, अनजीरेड जीरेड, जीरेड, ऐसे ही पेयर में चलता चला जाएगा। पूछा गया था सिग्मा अनजीरेड, तो सिग्मा अनजीरेड कौन सा है, मतलब सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग की बात बोली जा रही है, और बोला गया है कि ऑर्बिटल नोड इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर। बेस्ट क्वेश्चनों में से एक है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, खा जाएगा आपका टाइम, और उसके बाद अगर गलत होगा तो इतना ज्यादा रिग्रेट होगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। सिग्मा बॉन्ड की अगर आप बात करते हो तो मैं मान के चलता हूं, यहां पर से ये पॉजिटिव, और यहां पर से कुछ ऐसे आ गया पॉजिटिव फेज, और यहां पर न्यूक्लियाई, और ये रहा निगेटिव फेज, ठीक है। तो इसकी अब मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए यही एस ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव फेज है, पॉजिटिव फेज है, तो इसमें क्या होगा, इसके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये कैसा बना लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे ऐसे कुछ करके, ठीक है। लेकिन यहां क्या क्या हुआ है, रिपल्सन, एक पॉजिटिव फेज है और एक निगेटिव फेज है, रिपल्सन कर जाएंगे, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो यही है। अब यहां पर से नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना नेग्लेजिबल हो, तो कहां दिख रही है, ये रही, और ये नोड कैसी है, हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, और यही बोला गया था, यस सही है। इन पाई अनजीरेड ऑर्बिटल, पाई की अनजीरेड मतलब पाई बॉन्डिंग की बात कर रहा है,
नोड पासेस थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आइए देख लेते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, लैटरल ओवरलैप से पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, और ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां से कह रहा है कि जो नोड पास होगी वो कहां से होगी, तो देखो यहां से इन पाई एनजी रेड ऑर्बिटल नोड पासेस थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यस, ये भी पास होगी, देखो यहां से भी पास होगी, यहां से क्या पास होगी, नहीं, कभी नहीं पास होगी। क्यों नहीं पास होगी, ध्यान से देखो, यहां पर से तो बॉन्डिंग हो जाती ना, यहां पर से अगर आप याद करो ये कुछ ऐसे बनाते हो भाई, बनाते हो कि नहीं, ये ओवरलैप, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसी को और मोर एलेबोरेटेड फॉर्म में दिखा दो भाई साहब, तो कैसे बनाते हो, यहां पर से बीन शेप, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। अब बताओ कहां से नोड पास कर पाओगे, सिर्फ इस लोकेशन दिख रही है, कहां से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये क्या बोला गया था, यहां पर से बोला है नोड पासेस थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर निकली, यहां इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यही हो गया। ओनली dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, गलत बात है, याद रखना। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, सिग्मा बॉन्ड दो लोब्स के इंटरेक्शन से बनता है, पाई बॉन्ड जो है वो 4 लोब के इंटरेक्शन से बनता है, और डेल्टा बॉन्ड 8 लोब के इंटरेक्शन से बनता है। और अगर z हमारी एक्सिस है एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज वेल एज dxy ऑर्बिटल, ये दोनों ही डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में मैं पढ़ाता हूं। फिर है px और dxz ऑर्बिटल को हम मिक्स कर रहे हैं, और वो भी कैसे, जेड एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो कैसे कंसीडर करेंगे, यहां पर से इसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूं, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, पी एक्सिस हो जाएगी, ठीक है, मतलब सॉरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर से ये एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो गई है ना, और यहां पर से क्या है, पी एक्स और वाई, और यहां पर से इसकी ये एक्सिस कौन सी हो गई, वाई। अब पी एक्स और पी वाई, सॉरी पी एक्स जेड पूछा गया है, तो पी एक्स जेड कहां लाई करेगी, देखो ये यहां पर, और ये ऑर्बिटल में वाई वाली का हटा ही दो एक बार, यहां पर से एक बार, कोई मतलब नहीं क्योंकि, और एक यहां पर, एक यहां पर, मतलब समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा ऐसे, अगर मेरे से कहता एक्स जेड तो उस समय कैसे होता है, ये वाला, सॉरी आपसे बोलता वाई जेड, तो वाई तो कहां पे है, देखो यहां पर से बाहर आ रहा है, और जेड प्लेन में है, तो उसके लिए मुझे ऐसे काटना पड़ता, शायद समझ पा रहे होगे। और अगर मेरे से एक्स जेड बोला जा रहा है तो ऐसे बोला जा रहा है, और अगर हमसे बोल दिया जाता है एक्स वाई, तो ध्यान से देखना तब कैसे कटता, तब ऐसे कटता, एक्स वाई के लिए ऐसे और वाई जेड के लिए ऐसे, मतलब यहां पर से प्लेन में ऐसे कट रहा है। एक्स जेड के लिए कैसे कटेगा, एक्स जेड के लिए, सॉरी एक्स वाई के लिए कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, और यहां पर से वाई जेड के लिए कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, और यहां से एक्स जेड के लिए ऐसे कटेगा। ओवरऑल ये सब छोड़ो, हमारा बॉन्डिंग का खेल था, तो यहां पर से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ये बॉन्ड बन गया। कैसा बॉन्ड बना, देखो 1 2 3 4, 4 से बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है, पाई, पहली बात। दूसरी बात है लैटरल ओवरलैप से, लिख लेना, हेड ऑन ओवरलैप से जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, लैटरल ओवरलैप से जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है, और फेस ऑन ओवरलैप से जो बनता है ना, फेस ऑन ओवरलैप से वो डेल्टा बॉन्ड बनता है ना। अब यहां पर से बोला गया है कि इसकी मिक्सिंग करने के बाद जेड एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रिजल्ट इनटू द ऑर्बिटल, कुछ ऑर्बिटल बनी, तो ये ऑर्बिटल कैसे बनेगी, यहां से पॉजिटिव, यहां से निगेटिव, इसको रोटेशन दिया है 180 डिग्री का रोटेशन हमेशा कहां से देते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। कह रहा है साइन डज नॉट चेंजेस, ऐसा कैसे हो सकता है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन अपोजिट चार्जेस हैं, इंटर कन्वर्टिबल है, तो यहां पर से क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑप्शन ए एंड बी इज ओनली योर करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, वन ऑफ द बेस्ट और टाइम टेकिंग क्वेश्चन था अभी तक के इस पूरे सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ I2 टू I2 निगेटिव। जल्दी से एक बार मैं I2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं, कुछ ऐसे, क्योंकि यहां पर sp मिक्सिंग होती, याद रखना F2 में कभी नहीं होती है, लेकिन Cl2, Br2 और I2 ये रिवीजन प्रोग्राम में मैंने करा भी रखा है, इनमें sp मिक्सिंग होती है और इसमें sp मिक्सिंग नहीं होती है। अगर F2 का डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, यहां पर से सिग्मा पहले आएगा, ठीक है, यहां पर से सिग्मा पहले आएगा, ये पाई बॉन्ड, और ये यहां पर से सिग्मा पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार,
और लेकिन यहां पर से जो हम I2 के लिए खेल खेलने जा रहे हैं उसके लिए क्या आएंगे, पहले पाई बॉन्ड आएंगे, फिर सिग्मा, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, काउंट करके देखोगे तो ऐसे ही आएंगे, ये कुछ ऐसे, इसमें देखोगे तो कुछ ऐसे आएंगे। अब देखो यहां पर से बोला जा रहा है कि ये तो I2 है और यहां पर से I2 का माइनस इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो कहां से इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है, खुद ही देख लो भाई, मैं क्यों बताऊं, आपके स्क्रीन पर है, आप बता दो। क्या बताओगे, यहां से गया है, ठीक है, सिग्मा स्टार। अगर मैं यहां का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग में 4, तो 6 - 4/2 बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बीएमओ के इलेक्ट्रॉन माइनस ए बीएमओ के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो इसकी वजह से अगर आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे होगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और अगर इससे इसको कैलकुलेट करने जा रहा हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड कमजोर नहीं, स्ट्रांग होगा, पास पास में एटम आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। बस इसी के बिहाफ पर पूरा क्वेश्चन था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। और यहां पर से बोली गई है कि जो एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, जो कि जनरली हम जेड लेते हैं। तो इसका मतलब ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा ना, वो सिग्मा बॉन्ड आपका कहीं ना कहीं वाई वाली ऑर्बिटल के थ्रू बना होगा, सिग्मा वाई के थ्रू बना होगा। और यहां पर से आपका क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग उल्टा ऑर्बिटल दिखा दोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल, यहां पर से बोला जा रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन, एक मिनट मुझे देखना, कंसीडर द करेक्टर चेंजेस। अच्छा, चेंज क्या क्या आएगा, दैट अकर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ I2 से अगर हम I2 पॉजिटिव में जाते हैं, कंसीडरिंग Y एज ए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, तो देखो अगर यहां पर से आप बात करते हो तो ये बनके तैयार हो रहा है। फिर डिक्रीज, पहला है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2pz, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये x का है, ध्यान से देखना, ये ऑर्बिटल कौन सी होगी, ये वाली तो y हो गई, तो ये कैसी है, ये x है और ये z है, ये क्या है, x है, ये z है, और ये कौन सी होगी, y। तो ये क्या कह रहा है कि रिमूवल कहां से होगा, z से, तो हाँ ठीक है, x या z दोनों में से कहीं से हो जाएगा। उसके बाद यहां पर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ए पाई स्टार और सिग्मा स्टार ऑफ ए ऑर्बिटल्स, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स में कमी आएगी। तो यस, यहां पर से भी ये बात सही कही गई है। फिर चेंज इन द कलर ऑफ I2, जब यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से यहां पर कलर्स में भी चेंज आएगा। फिर चेंज इन द मैग्नेटिक बिहेवियर, तो यस ये भी चेंज होगा, बिकॉज यहां सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये डायामैग्नेटिक होगा, यहां एक अनपेयर है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ड्रास्टिक चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट आपके स्क्रीन पे, ऑल ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटालिक्स का है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और यहां पर से आप इसके बिहाफ पर बता दीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स का, इनऑर्गेनिक क्लस्टर्स। चलो भाई जल्दी से देख लो, यहां पर से इस तरह के इन लोगों की जो हम एमओटी बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सिग्मा पाई, फिर डेल्टा, फिर यहां बॉर्डर लाइन, फिर सिग्मा डेल्टा स्टार, फिर यहां पाई स्टार और फिर यहां सिग्मा स्टार। अब ध्यान से देखो, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2x, यहां पर से प्लस, क्योंकि O है, मतलब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करके देखोगे तो कुछ ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है O निगेटिव, तो इसका चार्ज कितना होगा एसिटेट का, यहां पर से एसिटेट मतलब कोई भी आपका यहां पर से ईस्टर ग्रुप है निगेटिव में, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टोटल कितने हैं, 4 हैं, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 है तो न्यूट्रल है तो 0, तो यहां 2x - 4 = 0 और 2x = +4 और 2x या x यहां पर से +2 आ जाएगा। मतलब हर क्रोमियम कहां है, +2 में है, तो क्रोमियम इन +2, क्रोमियम इन +2, तो D4 और ये भी D4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 के D इलेक्ट्रॉन हो, 8 D इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा, 8 - 0.2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो इसका मतलब यहां पर से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। याद रखना
किसी भी मॉलिक्यूल में कभी भी डेल्टा बॉन्ड आ जाएगा तो वो अपनी इक्लिप्स्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। वी नो दैट कन्फर्मर्स में, स्टीरियो में हमने भर भर के पढ़ा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं ड्यू टू रिपल्सन, लेकिन डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन की कंडीशन देखो कैसे बनता है यार, अब भी सिखाया है 5 मिनट पहले कि सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं, हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप से बनते हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कि पाई बॉन्ड के बाद अगर हमसे पूछ लिया जाए डेल्टा बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो मैं कहूंगा हेड ऑन ओवरलैप से बनते हैं। और उसका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं इस डायग्राम के थ्रू। यहां पर से मैं मान रहा हूं क्रोमियम है, यहां पर से क्रोमियम है, इससे लिंक यहां पर से लिगेंड्स कुछ ऐसे मेंशन है। देखो एक्चुअली में यहां पर से 4 ही हैं, 4 लिगेंड लगे हैं, तो मैंने 8 कैसे दिखाए। देखो होता क्या है, यहां पर से आप ऐसे समझिए कि यहां पर से ये जो लिगेंड दिखाया था कहां गया, अभी हटा दिया। यहां पर से देखो ऐसे है कुछ, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ निगेटिव। तो ये क्या करता है, क्रोमियम को यहां से भी बाइंड कर रहा है, इस वाले क्रोमियम को इधर से बाइंड कर रहा है। मतलब कुछ ऐसे समझो, इस वाले प्लेन में ये इस वाले क्रोमियम को बाइंड कर रहा है, ठीक है ना, और यहां पर से ये नीचे ओ निगेटिव वाले दूसरे क्रोमियम को बाइंड कर रहा है, कुछ ऐसे। तो ओवरऑल यहां पर से जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, ध्यान से देखना। इसी को ही कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप होना। आगे वाली ऑर्बिटल ये इसका ओवरलैप, इसका इसके साथ, ये रहा, ये देखो, पीछे का पीछे के साथ, और आगे वाली ऑर्बिटल्स का आगे वाली के साथ, कुछ ऐसे। समझ गए, मतलब जस्ट एक दूसरे के फेस के ऊपर है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, फेस ऑन ओवरलैपिंग। समझ गए होगे, डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। पहला स्टेटमेंट है M 1 2 3 4 बॉन्ड प्रेजेंट, यस इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, 5 मिनट, ठीक है। तो यहां पर से इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर, ये रहा बॉन्डिंग आपके सामने बनी है, यस। फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स आर इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, गलत बात है। डेल्टा कहीं भी आएगा तो 2 चीजें लिख लेना, अगर डेल्टा प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, ऑलवेज इक्लिप्स्ड होगा, चाहे जितनी हिंड्रेंस हो। दूसरी बात क्या है, ये कलर्ड होगा। क्या होगा, रीजन क्या होता है इसके कलर का, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। फिर है इट लूमो हैज थ्रू नोडल प्लेन, लूमो क्या है बच्चा, यहां पर से आपका डेल्टा स्टार, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सिग्मा सिग्मा पाई पाई स्टार और डेल्टा डेल्टा स्टार। याद करने की ट्रिक बता रखी है, 0 के बाद 1 1 2 2 और 3, और यही है हमारा लूमो, और यही पूछा गया था। तो यस ये स्टेटमेंट सही है, 1 2 और 4। क्या ये समझ में आ गया है? अगर आपको समझ में आ गया है तो ये थे हमारे हर एक जगह से, मतलब ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक्स में से 18 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन ही नहीं उठाया, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स से मैंने कहीं ना कहीं आपका देखा होगा बेसिक क्वेश्चन ही नहीं उठाया, क्योंकि जो चीज कंफ्यूजन वाली थी, थोड़ा सा एडवांस वाले पार्ट थी, उनको ही मैंने यहां पर ऐड किया है। रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों की ही ऐड कर दी है, जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे। यहां पर से ये एमएसक्यू का आपका कंप्लीट सेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी मजबूत तरह से रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस।